या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन एवं सभी को मेरा प्रणाम। संस्कार मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा में हेमा फाउंडेशन की ओर से मैं अनीता सुशील माहेश्वरी, ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर, अभय, जिज्ञासा, प्रकृति प्रेम, आत्मविश्वास, आशा, स्वच्छता एवं संस्कृति की अपार सफलता के बाद 8वें मानवीय मूल्य परोपकार की प्रथम कड़ी में उपस्थित आप सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का और सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सानोभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेमा फाउंडेशन भारतीय नैतिक मूल्यों को संपूर्ण राष्ट्र में ले जाने के लिए आरआर ग्लोबल की एक परोपकारी इकाई है। पिछले 5 वर्षों में देश के 20 राज्यों, लगभग 125 शहरों एवं हजारों शिक्षण संस्थाओं के लाखों छात्र छात्राओं के साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम सब प्रयासरत हैं। हेमा फाउंडेशन के अंतर्गत हेम वर्च्यूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, जिसके माध्यम से आज आप सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, एक क्रांतिकारी वेब पोर्टल है और इस वेब पोर्टल की परिकल्पना का आधार ही सभी के समक्ष नैतिक मूल्यों एवं शिक्षा का समग्र रूप प्रस्तुत करना था। 1 अगस्त को प्रारंभ हुए इस वेब पोर्टल ने इतने कम समय में ही संपूर्ण देश में अपना स्थान स्थापित कर लिया है और आप सभी के अपेक्षित सहयोग से अब तक हमारे साथ 2,21,534 स्टूडेंट्स, 4,026 टीचर्स, 3,215 स्कूल्स जुड़कर हेम वर्च्यूज की सभी गतिविधियों में सहभागी हो रहे हैं। इससे पहले कि संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले आज के वेबिनार में जिन गणमान्य अतिथिगणों की उपस्थिति है, उन सभी के परिचय से आपको परिचित करवाते हैं। सर्वप्रथम हमारे आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय डॉक्टर आरती बख्शी जी, एक अति उत्कृष्ट शिक्षाविद, आप श्री जम्मू विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की प्रमुख, परामर्शदाता एवं सकारात्मक विज्ञान की विशेषज्ञ हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। थैंक यू। हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय श्रीमती शालिनी मेहरोत्रा जी, आप एक उत्कृष्ट शिक्षाविद और आप श्री विभिन्न ख्यातिनाम बोर्डिंग स्कूलों के साथ जुड़ी हुई रही हैं और वर्तमान में हिसार की विद्या देवी जिंदल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। प्रणाम और आभार, थैंक यू। हमारे आज के वेबिनार की प्रमुख वक्ता कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हमारे देश की ख्यातिनाम मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, कोच, टेडेक्स स्पीकर, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका, हेमा फाउंडेशन की सलाहकार निदेशिका एवं ट्रस्टी आदरणीय डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल। प्रणाम सभी को मेरा और आप सभी का स्वागत। हम सभी के आधार स्तंभ, वट वृक्ष
जिनकी छत्र छाया में हम सभी लोग प्रगतिशील हैं, हमारे प्रिय बापूजी पद्मश्री आदरणीय श्री रामेश्वर लाल जी काबरा। बापूजी, आपको प्रणाम करती हूँ। हम सभी के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। जाने माने शिक्षाविद एवं शोधकर्ता, हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर, यंग एनर्जेटिक डॉक्टर नागपाल सिंह। Namaskar, welcome to Hema Foundation. Thank you so much, Anita ji. Thank you. जानी मानी शिक्षाविद जिन्हें 40 वर्षों का समृद्ध अनुभव है, हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर विजयम रवि मैम और मेरी प्यारी अम्मा। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सेवा उपक्रमों में सेवाएं देने में सदा अग्रणी हमारे देश की उत्कृष्ट सामाजिक संस्था इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन IDF के CEO डॉक्टर नारायण एबी अय्यर। Namaskar to everyone. We are celebrating New Year with the leprosy patients of our Vimala Dermatological Center. Gratitude to Hema Foundation. Thank you all. Thank you, Dr. Narayan. डॉक्टर वी बिंदु जी, आप तमिलनाडु के होसूर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपको 2019 में CBSE श्रेष्ठ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप एक वरिष्ठ शिक्षाविद, प्रशिक्षक और परामर्शदाता भी हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 23 वर्षों का अनुभव है। आपको 2017 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम श्रेष्ठ प्रिंसिपल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप CBSE चेन्नई की रिमोडेल्ड असेसमेंट, लिंग संवेदनशीलता और कक्षा प्रबंधन की संसाधन व्यक्ति रही हैं। आप 2018-19 में CBSE तिरुअनंतपुरम के क्षेत्रीय कार्यालय की शहर की समन्वयक भी रही हैं। आप अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत केरल सरकार के लिए कौशल विकास कार्यकारी रही है। वेलकम मैम, वेलकम इन HF। आदरणीय डॉक्टर केतकी जोशी जी, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ। ओके, डॉक्टर केतकी स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और आप सोलापुर में 8 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही है। डॉक्टर अनीशा महिदा जी, आप सूरत के विठलदास दामोदर ठाकर से गर्ल्स हाई स्कूल बनीता आश्रम की प्रिंसिपल हैं। आप सूरत सिटी प्रिंसिपल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। आपके नेतृत्व में आपकी स्कूल को राज्य स्तरीय श्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप NCERT की प्रशिक्षक भी हैं। आप कन्या व महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यरत हैं। वेलकम डॉक्टर अनीशा, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। नमस्कार, थैंक यू। आदरणीय श्री सुरेश कौल जी, आप राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात NGO सार्थक मानव कुष्ठाश्रम के प्रेसिडेंट हैं। आपने राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के रूप में अपनी सेवाएं दी है। आप एक उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो गरीब, दिव्यांग, लेप्रोसी पीड़ित, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और वंचित समाज के लिए पिछले 40 वर्षों से अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। वेलकम सुरेश सर, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका इस अद्भुत संगम में मुझे आमंत्रित करने का। ये मेरे लिए बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्रिविलेज है, सौभाग्य का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आदरणीय डॉक्टर वंदना शर्मा जी, आप गाजियाबाद की SDPG कॉलेज के मनोचिकित्सक विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान का 20 वर्ष का अनुभव है। आप कैरियर परामर्श, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, संज्ञानात्मक ड्रिल थेरेपी और ट्रांसैक्शनल एनालिसिस में प्रशिक्षित हैं। वेलकम वंदना मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। थैंक यू अनीता जी और सभी का अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय सुमा अत्री जी, आप बेंगलोर के कनकपुरा तालुका के जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा संचालित जैन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आप एयरफोर्स वाइफ्स
वेलफेयर एसोसिएशन की सचिव हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 33 वर्षों का अनुभव है। आपने 14 वर्षों तक भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया है, जिसके लिए आपको राज्य स्तरीय विभिन्न पुरस्कार प्राप्त है। आप हिंदुस्तानी घराने से क्लासिकल फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं। आपने हार्वर्ड में लीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पर शोध पत्र भी प्रस्तुत किया है। श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर के तहत 90 से अधिक स्कूलों की आप एकेडमिक परिषद के 5 सदस्यों में से आप एक सदस्य रह चुकी हैं। वेलकम सुमा मैम, वेलकम इन नेचर। Thank you so much. I'm really honored to be with all of you. Thank you. थैंक यू मैम। आदरणीय कलई सेल्वन रमैया जी, आप गोरेगांव के बांगुर विद्या भवन और जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप बच्चों में नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं। आप विभिन्न सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं। आप अपनी संस्थान में बच्चों के समग्र विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वेलकम सर, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। गुड इवनिंग मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। आदरणीय रेखा रोहिरा जी, आप कांदीवली की MLRT गाला पायनियर इंग्लिश स्कूल और जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आपके नेतृत्व में आपकी स्कूल को स्वामी प्रेमपुरी जी आश्रम द्वारा, नृत्यांजलि द्वारा और टाटा क्लब एनर्जी द्वारा श्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 26 वर्षों से भी अधिक का अनुभव रहा है। वेलकम रेखा मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। Thank you, ma'am. Hema Foundation is really doing a very good job, and therefore I wanted to be part of it. And our school also works on the same guidelines. Character formation of the students is prior important, and academic values, everything goes together. Thank you. थैंक यू रेखा मैम। आदरणीय नील कांति पाटिल जी, आप ठाणे महानगर पालिका की स्कूल क्रमांक 17 के प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 33 वर्षों का अनुभव है। आपको राज्य स्तरीय काव्य लेखन स्पर्धा प्रमाण पत्र, गीता पाठांतर और संस्कृत प्रमाण पत्र और शिक्षावृत्ति उत्तम मार्गदर्शक गौरव प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। वेलकम नील कांति मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि हम इससे जुड़े, हेमा फाउंडेशन से जुड़े हुए। धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैम। आदरणीय अनुजा कसारे जी, आप ठाणे महानगर पालिका की स्कूल क्रमांक 107 की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 27 वर्षों का अनुभव है। आपको 2018 में ठाणे महानगर पालिका द्वारा आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार प्राप्त है। आपके नेतृत्व में आपके विद्यालय को 2017 और 2018 में लगातार 2 वर्षों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है। वेलकम अनुजा मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। नमस्कार मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। आदरणीय तेजस्विनी पाटिल जी, आप ठाणे महानगर पालिका की स्कूल क्रमांक 132 की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 34 वर्षों का अनुभव है। आपको ठाणे महानगर पालिका द्वारा आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको लॉयनस क्लब द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वेलकम तेजस्विनी मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय अश्विनी मजुमदार जी, आप पूना के महेश विद्यालय इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 17 वर्षों का अनुभव है। आपको 2009 में रोटरी क्लब द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2019 में शिक्षा विनिमय कार्यक्रम के तहत आपने दक्षिण एशियाई देशों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ जर्मनी का दौरा किया है। आप बच्चों को नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा देने में प्रयत्नशील हैं। वेलकम अश्विनी मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। गुड इवनिंग ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आदरणीय फादर राजीव थॉमस जी, आप मालदा की द हॉली एंजल्स इंग्लिश एकेडमी के प्रिंसिपल हैं। आप नई दिल्ली के उत्तम नगर के सेंट स्टीफन चर्च के पादरी भी हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रशासक के रूप में 2006 से कार्यरत हैं। वेलकम फादर, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। Thank you very much for inviting me to this program. Thank you. आदरणीय शाइस्ता घयास जी, आप नवी मुंबई की सरस्वती एजुकेशन सोसाइटी की ग्रीन हिल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है।
Welcome, Shaista ma'am. Welcome in Hema Thank you Foundation. so much, ma'am. Thank you, Hema Foundation, for calling us. आदरणीय श्री जगदीश मीणा जी, आप जयपुर की तिलक बाल लांगड़ियावास के प्रिंसिपल हैं। यह IDF द्वारा स्थापित किया गया देश का पहला बाल गुरुकुल है। आप बच्चों को संस्कृत का प्रशिक्षण देते हैं। वेलकम जगदीश सर। वेलकम इन मैचअप। Thank you so much, ma'am. Thank you. आदरणीय वेद प्रकाश जलुथरिया जी, आप जयपुर के तिलक बाल गुरुकुल जम्बा रामगढ़ के प्रिंसिपल हैं। आप अपने सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। वेलकम वेद सर। वेलकम इन HF। आदरणीय गीता कंदारा जी, आप दिल्ली पब्लिक स्कूल बेंगलोर नॉर्थ की वाइस प्रिंसिपल हैं। आप एक उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं जिनका शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। आप पर्यावरण प्रेमी हैं और जैव विविधता का पोषण करने में एक सक्रिय भागीदारी निभाती हैं। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीतियां बनाने में भी कार्यरत हैं। आपकी पौधारोहण में भी दिलचस्पी है। आपने अपने स्कूल में 30 जड़ी बूटी औषधि और मसालों का एक बगीचा लगाया हुआ है। वेलकम गीता मैम। वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। It's Thank my you, ma'am. proud privilege to be associated with your work and your association. It's my honor to be with you all. Thank you. थैंक यू मैम। आदरणीय अमिता देसाई जी, आप सूरत के विठलदास दामोदर ठाकर से गर्ल्स हाई स्कूल वनिता आश्रम की वाइस प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 31 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। स्टैटिस्टिक्स आपका मुख्य विषय है। आप पिछले 5 वर्षों से पर्यवेक्षक भी हैं। वेलकम अमिता मैम। नमस्कार, धन्यवाद। हेमा फाउंडेशन मेरे लिए सौभाग्य का है कि मैं आपके साथ जुड़ सकी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आदरणीय गोकुलदास वाघ जी, आप नासिक के जिला परिषद आंगनगांव स्कूल के हेडमास्टर हैं। स्थानांतरित और स्कूल से बाहर के विद्यार्थियों को शिक्षित करने के आपके अनुकरणीय कार्य के लिए आपको राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते उनके सर्वांगीण विकास में सदैव आप तत्पर रहते हैं, इसीलिए आपको बाल रक्षक उपाधि भी दी गई है। आप उन बच्चों को शैक्षणिक साहित्य विद्यालय में खेल और भौतिक वातावरण से भावनात्मक रूप से जोड़कर उन्हें शिक्षा के प्रभाव में शामिल करते हैं। वेलकम गोकुल सर। नमस्ते। और हेमा फाउंडेशन ने हमें इनवाइट किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय नीर पांडे जी, आप मीरा रोड के 711 स्कॉलिस्टिक स्कूल के सोशल साइंस विभाग की HOD हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आपको श्रेष्ठ शिक्षक और श्रेष्ठ एजुकेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप विभिन्न सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़ी हुई हैं। वेलकम नीर मैम। वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। Thank you very much, Hema Foundation. I'm really feeling very honored to be a part of this association. Thank you very much. थैंक यू मैम। आदरणीय अनु बाहिती जी, आप गीता परिवार महू की अध्यक्षा हैं। आप समाज सेवा में अग्रसर हैं और कई सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़ी हुई हैं। आप मध्य प्रदेश पश्चिमांचल महेश्वरी महिला संगठन की पूर्व अध्यक्षा हैं। आप प्रतिवर्ष महू में किशोर किशोरी विकास शिविर आयोजन करती हैं। आप मध्य प्रदेश महू में गीता परिवार के लिए बाल संस्कार शिविर का साप्ताहिक वर्ग भी चलाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनु मैम। धन्यवाद मैडम, मैं आपसे जुड़ी हेमा फाउंडेशन से बहुत बहुत आपका आभार। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैम। हेमा फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर, हेम वर्चूज की एक्टिविटीज अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड के क्रिएटर आदरणीय श्री राजीव भार्गव जी। सभी को प्रणाम और आप सबका स्वागत। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज में टेक्नोलॉजी के ज्ञान से सभी को परिचित कराने वाली क्लोन फ्यूचरा की CEO प्रिय विदुषी डागा। प्रणाम और सभी को हमारे हेमा फाउंडेशन में बहुत बहुत वेलकम। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज में एक्टिविटीज के थ्रू नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने वाली प्रिय हेतल देसाई। नमस्ते, वेलकम एवरीबॉडी। हेमा फाउंडेशन महाराष्ट्र के सह सचिव एवं भारत विकास परिषद घाटकोपर के अध्यक्ष श्री धीरज सोनार।
हेमा फाउंडेशन वेस्टर्न फोरम मुंबई की कोऑर्डिनेटर हम सबकी प्रिय अनुभा डागा। Good evening. Namaste. Welcome to Hema Foundation, everyone. Thank you. और अंत में मैं स्वयं अनीता सुशील माहेश्वरी, ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर। तो ये थे हमारे आज के अतिथिगण, गणमान्य अतिथिगण, और अब हम बात करेंगे आज के वेबिनार के विषय की। मानवीय मूल्यों को समर्पित संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा का हमारा आज का विषय है टू गिव इज टू लिव, यानी देना ही जिंदगी है, अर्थात परोपकार। परोपकार शब्द पर प्लस उपकार इन दो शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। परोपकार की ये शिक्षा हमें प्रकृति से मिली है। प्रकृति के प्रत्येक कार्य में हमें सदैव परोपकार की भावना निहित दिखाई पड़ती है। नदियां परोपकार के लिए बहती है, वृक्ष धूप में रहकर भी हमें छाया देता है, सूर्य की किरणों से संपूर्ण संसार प्रकाशित होता है, चंद्रमा से शीतलता, समुद्र से वर्षा, पेड़ों से फल फूल और सब्जियां, गायों से दूध एवं वायु से हमें प्राण शक्ति मिलती है। यदि हम अपने प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमें अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिससे ज्ञात होता है कि किस तरह धन संपत्ति तो क्या, अपने घर द्वार, राजपाट और आवश्यकता पड़ने पर अपने शरीर तक भी अर्पित कर दिए गए। महर्षि दधीची ऋषि ने देवताओं की प्राणों की रक्षा करने के लिए अपनी अस्थियां दे दी। राजा रतिदेव को जब 40 दिन तक भूखे रहने के बाद भोजन मिला तो उन्होंने वह भोजन शरण में आए हुए अपने भूखे अतिथि को दे दिया। राजा शिवी ने शरण में आए हुए कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस उस भूखे शिकारी बाज को दे डाला। भगवान शिव ने परोपकार के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान किया। कर्ण ने कवच और कुंडल याचक बने हुए इंद्र को दे डाले। सिखों के गुरु नानक देव जी ने व्यापार करने के लिए दी गई संपत्ति से साधु संतों को भोजन करवाकर परोपकार का एक सच्चा सौदा किया। हम भी छोटे छोटे कार्य करके अनेक प्रकार से परोपकार कर सकते हैं। भूखे को रोटी खिलाकर, भूले भटके को राह दिखाकर, अशिक्षितों को शिक्षा देकर, अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, अबलाओं तथा कमजोरों की रक्षा करके परोपकार किया जा सकता है, और यही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। तो आइए हम इसे और भी विस्तृत रूप से समझेंगे आदरणीय डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल के साथ, और आप श्री को मैं आमंत्रित करती हूँ इस कविता के साथ। परोपकार अर्थात पर उपकार, इसे एक लम्हे में ना तोलना, मैं तो वर्षों का परिणाम हूँ। गड़ा हुआ बीज था जमीन में, आज पेड़ छायादार हूँ। खाक से उपजा हूं मैं और खाक ही हो जाऊंगा, लेकिन सांसों से जीवन देकर मैं दुनिया का हित कर जाऊंगा। संस्कारों से सींचा गया और आदर्शों के सहारे बढ़ा, कड़ी धूप में खड़ा रहकर मगर दूसरों के लिए मैं साया बना। परिस्थिति जैसी भी रही मगर मैं अटल अड़िग डटा रहा, उभरता रहा तूफानों से पर समय की मौजों में मैं ना बहा। कई थे यहाँ मुझसे बेहतर मगर मुझ में अलग कुछ बात थी, और चंदन की खुशबू की तरह मैंने भी विष को मात दी। मिला जो जीवन था मुझे ईश्वर का वह उपहार था, और मृत्यु को भी मैं पराजित कर सका क्योंकि साथ में मेरे परोपकार था, साथ में मेरे परोपकार था। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल को। टू गिव इज टू लिव। धन्यवाद अनीता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पहले ही परोपकार को परिभाषित किया, और इतने सारे परोपकारी लोगों का जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में, हमारी कहानियों में, हमारे पुराणों में है, उनका उल्लेख करके आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसका
आगाज किया आज के सत्र का। फ्रेंड्स, जब हम परोपकार की बात करते हैं तो आपके मन में आएगा कि भाई परोपकार तो एक अच्छी चीज है, करना चाहिए, ये बातें तो आज होंगी। पर आज के सत्र में 1 घंटे का हमारे पास टाइम होता है, लगभग 50 मिनट का। अगर मैं परोपकार के बारे में बात करना चाहूं तो मेरे पास बहुत सारी दिशाएं हैं बात करने के लिए। मैं अपनी संस्कृति की भी बात कर सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ न्यूरोबायोलॉजी ऑफ परोपकार की, मैं बात कर सकती हूँ साइकोलॉजी ऑफ परोपकार की, मैं बात कर सकती हूँ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ परोपकार की। और ये सब बातें करने से पहले पहले मेरे मन में बहुत सारी कहानियां आने लगती हैं। अनीता जी मेरी स्टूडेंट है, तो उनको पता है कि मेरा जो स्टाइल है वो कहानियों के माध्यम से बहुत चलता है। पर स्टार्ट करते वक्त मेरे मन में यही आ रहा है कि मैं क्या आज बात करूं, क्या लूं और क्या छोड़ूं। 50 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं इन 50 मिनटों में हम क्या क्या बात इस इतने ही इंटरेस्टिंग विषय के बारे में कर पाएंगे। अनीता जी ने परोपकार को बहुत अच्छी तरह से बताया कि ये पर उपकार है। जब हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इसको समझने में हमें और भी आसानी होगी अगर हम इसका एक दूसरा अर्थ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पर हितवाद। पर किसी और का हित करना, और इसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं हम स्वहित से। अपना हित तो हम सभी सोच पाते हैं, क्या हमारे अंदर दूसरों का हित सोच पाने की क्षमता है या नहीं है? अगर है तो क्या ये जन्मजात है या हमें दुनिया में आने के बाद सिखाई जाती है अपने माता पिता के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा, मानवीय मूल्यों के द्वारा, हमारे स्कूल में हम जिनसे मिलते हैं उनके द्वारा? और क्या ये जो क्षमता है हमारे अंदर दूसरों के हित का सोचने की, ये क्षमता केवल मानवीय क्षमता है या जानवरों में भी है? ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न है। और एक प्रश्न ये भी है कि अगर हम परहित का सोच पाने में सक्षम हैं, तो फिर दुनिया में इतनी क्रूएलिटी क्यों है? तो फिर इतनी सेल्फिशनेस क्यों है? दोनों ही पक्ष हमारे सामने यूं खड़े हैं। एक एक करके जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं। विदुषी जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारी पीपीटी को चलाएं, जिससे हम एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएं और बहुत ज्यादा इधर उधर ना भटकें, क्योंकि मेरा मन इस टॉपिक पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो मुमकिन है कि मैं इधर उधर थोड़ा ज्यादा बोल जाऊं। चलाती रहिए आप इसको। परहितवाद को अंग्रेजी में एल्ट्रुइज्म कहा गया है। एल्ट्रुइज्म एक वर्ड है जिसको एक फ्रेंच पर्सन थे, ऑगस्टे कॉम्टे, इन्होंने हमें दिया। और वो जो खुद 19th सेंचुरी में ये व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पूरे संसार में था। और इन्होंने जो फिलॉसफी हमें दी थी वो दी थी पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी। उस फिलॉसफी को भी पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, पर हम उसमें अभी नहीं जा रहे। एल्ट्रुइज्म जो वर्ड है वो एल्ट्रुई नाम के रूट से निकलता है, जिसका अर्थ है अदर। अदर मतलब फिर से दूसरे, अदर्स, पर। तो एल्ट्रुइज्म, परहितवाद और परोपकार बिल्कुल समानार्थी वर्ड्स है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम स्वहितवाद से परहितवाद तक की अपनी जर्नी को आज समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि अभी अनीता जी ने बहुत सारी कहानियां हमें बताई, ददीती जी की, ददीच की, शिवी की, शिव की, कर्ण की, ये सारी कहानियां हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, हमारे जितने भी उपनिषद, पुराण, वेद है, वो हम सबको परोपकार की शिक्षा देते आए हैं। और हमारे यहाँ तो मनुष्यत्व का जो मतलब है उसको 4 पिलर्स पे रखा गया। जो 4 पिलर्स, आगे चलाइए इसको। 4 पिलर्स है आत्मत्याग, सेल्फ सेक्रीफाइस, दया, काइंडनेस, प्रेम और क्षमा। ये चारों पिलर्स हमारे स्क्रिप्चर्स में बताए गए और इसमें से आत्मत्याग और दया दोनों परोपकार के लिए काम आने वाली भावनाएं हैं। यहाँ पर जरा सा एक डिस्टिंक्शन करना मैं चाहूंगी। सिंपैथी, कंपैशन, काइंडनेस, जेनरोसिटी और एल्ट्रुइज्म, ये सारे एक जैसे लगने वाले वर्ड्स हैं और इनको कई बार हम लोग एक्सचेंज करके यूज भी करते हैं, पर टेक्निकली इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे एक टेक्निकल डिफरेंस ये है कि काइंडनेस इज एन इमोशन, whereas altruism is an attitude। कैसे हम आगे इसको और डिस्कस करेंगे। चलिए आगे विदुषी जी। तो मेरा ये प्रश्न आना स्वाभाविक है, जब आप परोपकार की बच्चों से बात करेंगे ना, जब आप उनसे बात करेंगे कि भाई बेटा देना अच्छा होता है, काइंडनेस अच्छी होती है और आपको दूसरों को सहायता करना चाहिए, हेल्पिंग बिहेवियर दिखाना चाहिए, तो उनके मन में ये आता है कि मम्मी मैं तो देता हूँ, वो तो नहीं देता मुझे अपनी बुक, वो तो मुझे दिखाता नहीं है एग्जाम में, मैं तो उसको आंसर बता देता हूँ, मैंने तो उसको अपना सैंडविच खिलाया, उसने तो मुझे नहीं खिलाया। तो जब बच्चे ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप चुप रह जाएंगे, क्योंकि आपको तो बस ये पता है कि भाई देना अच्छा होता है, हम देते हैं तो तुम भी देना सीखो। तो लिव्ड वैल्यू जो है, जो प्रैक्टिकल वैल्यू है लाइफ में, उसको हम कैसे अपनाएं, इसका डिस्कशन बच्चों के साथ करना जरूरी है और इसलिए इसकी डेप्थ में जाना जरूरी है। आगे चलते हैं। अब मेरा ये प्रश्न है आप लोगों से, अगर हम सब में परोपकार के संस्कार हैं, ये बीज हमारे मनों में बोया गया शुरुआत से, बचपन से। आप 1 मिनट स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए विदुषी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम सब परोपकारी नेचर के हैं, हम सबका स्वभाव दयालु है, हम सब दूसरों की मदद करते हैं या करना चाहते हैं? आर वी ऑल इक्वली जेनरस और काइंड? वेरी इंटरेस्टिंग टू think or ponder about this question। मैं आप लोगों से 3 क्वेश्चंस पूछूंगी, ओपिनियन पोल चलाएंगी विदुषी हमारे लिए। उस ओपिनियन पोल में आप जरा इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए तो हमें पता चले। हाँ विदुषी। सो पहला जो ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने है कि हैव यू एवर हेल्प्ड अ स्ट्रेंजर? क्विकली आप यस या नो में जवाब दें। क्या आपने कभी किसी स्ट्रेंजर की मदद की है जिसको आप नहीं जानते हो? वो आपका फैमिली मेंबर, रिलेटिव, फ्रेंड या दूर का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेंजर होना चाहिए जिसको आप नहीं जानते हो। ओके, सो डॉक्टर चीनू, आई जस्ट शेयर द रिजल्ट विथ यू। 97% of the audience has said that yes, they have helped a stranger. We have helped a stranger. Okay, wonderful. Thank you so much. I'll run the other poll. Have you donated to a charity? क्या आपने कोई डोनेशन मतलब मनी, पैसा आपने दिया है क्या कभी किसी चैरिटी? क्विकली आप जवाब दें, यस या नो। कम ज्यादा की बात नहीं है, आपने दिया है या नहीं, बस इतना सा हमें पूछना। All right, and I will share the result with you, Dr. Chino. 86% say yes and 14% have said that they have not donated to a charity. And okay, now thank you so the much. Last poll.
So the last poll that is in front of you is, have you donated your time for an organization? अब यहाँ पर हम पैसे की बात नहीं करें, आपके समय की बात करें। क्या आपने कभी किसी कॉज के लिए अपना समय दिया है बिना चार्ज किए? All right, and quickly, 5, 4, 3, 2, and polling. And Dr. Chino, 91% of the audience has given time for any organization. My dear friends, thank you for answering. And these three were not random questions. ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे अपनी मनमर्जी से नहीं पूछे हैं। ये तीनों अहम क्वेश्चन वर्ल्ड जेनरोसिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए 128 देशों के लोगों से पूछे गए और हर साल पूछे जाते हैं, और उनके उत्तर के आधार पर कंट्रीज को एक रेटिंग मिलती है कि आपके कंट्री के लोग कितने जेनरस हैं। आप सबसे मैं गेस करने के लिए बोलती हूँ, हमने सबने बोला कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा रिलीजन हम सबको परोपकार के लिए उकसाता है, हमें कहता है कि भाई ये पुण्य का काम है, दिया करो, भूखे को खाना खिलाया करो, किसी को दान धर्म किया करो, ये सब हमको बचपन से सिखाया जाता है। तो आप मुझे बताइए 128 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक कितना होना चाहिए? कोई भी गेस आप मुझे चैट में लिख के बताइए। पहले नंबर, 5वां नंबर, 10वां नंबर, 15वां नंबर, आपको क्या लगता है? So I've opened the chat. Just briefly, आप डाल सकते हैं। First, 6th, 10th, 8th. My dear friends, हमारे देश का रैंक है 82 आउट ऑफ 128 कंट्रीज। 82 नंबर पर है हम परोपकारिता के इंडेक्स में, और हमारे से आगे नेपाल है और पाकिस्तान है। मजे की बात है ना? और पहले नंबर पे जो देश पिछले 10 सालों से है वो है अमेरिका। सेकेंड नंबर पे जो देश है वो सबसे इंटरेस्टिंग देश है। अमेरिका तो चलो वर्ल्ड का सुपर पावर है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है, वहां के लोग अगर दान धर्म में पैसा देते हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इतनी बड़ी है, वॉरेन बुफे, तो भाई चलो फिलांथ्रोपी में उनका नाम है। क्या हमारे यहाँ ऐसे फिलांथ्रोपिस्ट है या नहीं है? दूसरी बात, सेकेंड नंबर पे कौन सा देश है? सेकेंड नंबर पे जो देश है वो है म्यांमार। अंडर डेवलप्ड कंट्री, बहुत कम जीडीपी वाला देश, परोपकारिता में सेकेंड नंबर पर कैसे? बड़ी सोचनीय विषय की बात है ये। और जब मैंने इसको सरप्राइज मैं जब स्टडी कर रही थी तो मैंने म्यांमार को जब देखा, उस देश के बारे में जानकारी करी, तो मुझे एक फैक्ट पता चला जिससे अब ये कोरिलेट हो सकता है। वो ये है, म्यांमार की ज्यादातर पॉपुलेशन थेरवडा बुद्धिज्म को मानने वाली पॉपुलेशन है, और बुद्धिज्म जो है वो परोपकार पर टिका हुआ धर्म है। तो क्या हिंदू धर्म नहीं है क्या? तो क्या इस्लाम में नहीं कहते क्या? क्रिश्चियनिटी में नहीं कहते क्या? सारी धर्म तो ये परोपकार की बात हमको सिखाते हैं। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। मुझे याद है मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी तो हम लोगों को एक हमारे ही स्कूल के अंदर एक स्पास्टिक सोसाइटी थी। उस स्पास्टिक सोसाइटी को दिखाने के लिए हमको लेके गए थे। मुझे याद है हम सारी जो लड़कियां थी, गर्ल्स स्कूल था हमारा, हम 1 by 1 एक के पीछे एक चल रहे थे और हम देख रहे थे कि सारे स्पास्टिक चिल्ड्रन, मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड, बड़ी मुश्किलों से वहां पर
कोई कमरे में था, किसी को खाना खिलाया जा रहा था, किसी को कपड़े पहनाए जा रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, फुल्ली डिपेंडेंट। और ये करने वाले कौन थे? वहां की नर्सेस, वहां की नन्स। वो दृश्य, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, 13-14 साल की मेरी एज थी, उसने मुझे इतना इम्पैक्ट किया कि मैं 3 दिन तक ना सो पाई, ना मुझे खाना अच्छा लगा, और वही बच्चे मेरे नजरों के सामने घूमते रहे। चौथे दिन मैं चर्च था जो स्कूल के अंदर, उसकी सीढ़ियों पे जाकर बैठ गई और बिशप के आने का इंतजार करने लगी। जो फादर थे वो आएंगे चर्च में से निकलकर, तो मैं उनसे बात करूंगी। जब वो आए तो मैंने उनसे कहा कि फादर, आई वांट टू स्पीक टू यू फॉर 2 minutes। उन्होंने बोला, यस यस चाइल्ड, प्लीज टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। सो आई टोल्ड हिम कि फादर, आई वांट टू बिकम अ नन। I want to become a nun like those nuns who were serving those spastic children. And father, he sat beside me on those stairs. उन्होंने सोचा ये जल्दी चलते चलते करने वाली बात नहीं है, इस बच्चे के मन में जो बात है उसको जरा मुझे बैठ के समझना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे बहुत देर तक की बात की और लास्ट में उन्होंने मुझे कहा, let us say you become a nun. How many children will you be able to serve in your lifetime? I want you to do something greater than becoming a nun. I'm not saying that becoming a nun is not great. Educate yourself. Become a neuroscientist, become a neurobiologist, become a psychologist, become someone who can help lakhs and crores of children rather than 10 or 15 children in your lifetime. He inspired me to give, to think about the welfare of so many other people. With this story, you can make a distinction between kindness and altruism. Kindness is an emotion where you feel for those spastic children, where you are moved, where you are touched by their condition. But altruism is the sacrifice that you want to undertake in order to consider their welfare. My dear friends, हम सब के अंदर काइंडनेस इन्नेट है, जन्मजात है, पर ये आज की है या पहले की है, ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जाके पता चलेगा। किसके प्रति काइंडनेस? एक माँ की अपने बच्चे के प्रति, जहां पर वो उसका बच्चा अगर गीला हो जाता है तो उसको सूखे में सुला देती है और खुद गीले में रात भर सोई रहती है, या परिवार का एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस, या हमारा अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के प्रति सैक्रिफाइस, उसको हम परोपकार की श्रेणी में लेंगे या नहीं लेंगे? क्या परोपकार केवल इंसानों के अंदर ही है? तो फिर तो ये हमने डेवलप किया है, तो फिर ये नेचुरल नहीं है। इसको देखने के लिए एक छोटा सा वीडियो चलाते हैं, देखिए जरा विदुषी। ये वाला नहीं, लायन वाला। Something moved in the dead baboon's fur, a day-old newborn. It took a moment for Lakhadima to notice. She's always been curious. But instead of a swift bite to the neck, Lakhadima stopped, then lay down with the baboon.
she didn't know how to react. Hyenas would normally send her scurrying for the trees, but this time she gently lifted the baby to safety first. Only then did she return to confront the hyena. It was an aggressive defense, protecting the baby, not defending her kill. Lachedema's eyes never left the baby for hours, and strangely, this newborn started following her everywhere, reaching out to her, most likely imprinting on his new surrogate mother. And Lachedema seemed to be caught up in her own internal conflict. A young leopard at a confusing crossroads of life, torn between being a predator and an inquisitive cub. Perhaps something more maternal and compassionate started to grow within her at that moment. So dear friends, वही लेपर्ड जिसने मां को मारा खाने के लिए, उसी के बच्चे को उठा के ले गया और उसकी केयर कर रहा है. That means kindness is present in nature along with cruelty. And so both these are natural. Natural मतलब जो नेचर में प्रेजेंट है, जो प्रकृति में है वो प्राकृतिक है. तो जैसे दयालुता हमारे अंदर है प्राकृतिक, वैसे ही पूरे संसार में है, वो पूरी प्रकृति में. अनीता जी ने कहा इंट्रोडक्शन में, नदियां परोपकार के लिए बह रही हैं. आपको जल देने से नदी को कुछ नहीं मिल रहा, आपको रोशनी देने से सूरज को कुछ नहीं मिल रहा, आपको बारिश देने से पहाड़ को कुछ नहीं मिल रहा. ये जो पेड़ हैं जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो खुद कार्बन डाइऑक्साइड पी रहे हैं. यूनिवर्स में परोपकार है, इट इज ऑलरेडी देयर एम्बेडेड, एंड इट इज ऑल्सो देयर इन एनिमल्स. ये तो क्लियर हो गया. इट इज नेचुरल. And so is cruelty, because हम लोग भी जहां से इवॉल्व हुए, हमारा जो बेसिक नेचर है वो एग्रेशन का नेचर है, जो अब प्रूवन है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में. हम लोग भी किल करके खाते थे. तो फिर काइंडनेस कहां से आई, कैसे आई, और सबसे इंटरेस्टिंग है एक्सटेंडेड काइंडनेस कहां से आई. अपने ऑफस्प्रिंग के लिए मान ली की है, अपनी फैमिली के लिए मान ली की है, अपने रिलेटिव्स के लिए मान ली की है, जो हमसे बिलोंग करते हैं उनके लिए है. दूसरे का बच्चा रोए तब भी हमारे मन में धक धक होती है, ये कैसे हुआ. तो डार्विन की थ्योरी के द्वारा इसको समझा जा सकता है कि एक्सटेंडेड काइंडनेस डेवलप्ड थ्रू टू वेज. वन इज नेचुरल सिलेक्शन एंड सेकेंड इज ग्रुप सिलेक्शन.
मैं एक जेब्रा का एग्जाम्पल देखिए आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए सिंपल करके, अगर मान लेते हैं जेब्रा जो है वो स्लो दौड़ने वाले पशु है, ठीक है, तो लेते हैं हम सैंपल 5 जेब्रास का। लेट अस सी, वी आर ऑब्जर्विंग 5 zebras over thousands of years. हजारों सालों तक हम जेब्रास की जनरेशन को ऑब्जर्व करते हैं। जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो ये सारे के सारे स्लो थे, सब स्लो थे, कोई भी फास्ट नहीं दौड़ सकता था इसमें से। अब डार्विन की थियरी ये कहती है कि वो वाला ट्रेट आपके अंदर विकसित होगा जो आपको सरवाइव करने में मदद करेगा। देखो कोरोना का म्यूटेशन हुआ ना, यूके में हमको जो स्ट्रेन मिला वो और ज्यादा कंटेजियस है, क्योंकि कोरोना को क्या करना है, रहना है, उसको एक्सटिंक्ट नहीं होना है। हम वैक्सीन बना रहे हैं, हमको रहना है। तो ये उनके और हमारे बीच रेस है। जेब्रा को रहना है, जेब्रा की स्पीसीज को रहना है, इनको सरवाइव करना है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, नहीं तो शेर चीता तो बहुत तेज दौड़ते हैं, इनको खा जाएंगे। तो क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, किसमें, एक जेब्रा में म्यूटेशन स्टार्ट्स, और एक जेब्रा जो है वो फास्ट दौड़ने लगा, बाकी सब स्लो ही दौड़ रहे थे। अब फास्ट दौड़ने वाला जेब्रा के जब बच्चे हुए तो वो कैसे दौड़ेंगे, वो भी फास्ट दौड़ेंगे, क्योंकि डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ट्रेट हमको सरवाइव करने में मदद करता है वो हम विकसित करते जाते हैं। तो जब म्यूटेशन फिर स्प्रेड होना शुरू होगा, म्यूटेशन स्टार्ट्स स्प्रेडिंग। अब हम देख रहे हैं ज्यादातर जेब्रा हमको फास्ट दौड़ने वाले मिल रहे हैं, फिर भी कुछ एक स्लो दौड़ने वाले हैं। और कुछ हजारों साल बाद हम देखेंगे जब ये म्यूटेशन पूरा स्प्रेड हो चुका होगा कि जेब्रा की पूरी स्पीसीज ही अब फास्ट दौड़ने लगी है। All zebras in the world, in the universe have now started running fast. ठीक है, तो हमारे अंदर क्रुएलिटी कम होगी और काइंडनेस ज्यादा कब होगी, हमारे अंदर एल्ट्रुइज्म का व्यवहार कब बढ़ेगा, जब यह हमको सरवाइव करने में मदद करेगा। अगर यह हमको सरवाइव करने में मदद नहीं करता है तो हम इस व्यवहार को करना बंद कर देंगे। फिर आरआर केबल अपनी इंडस्ट्री संभालेगी, काय के लिए, हेम वर्चूज में पैसा लगाएगी। फिर फिलांथ्रोपी क्यों की जाएगी, फिर कोई भी किसी को चैरिटी क्यों करेगा, क्योंकि लोग बोलेंगे कि भाई ये तो मुझे सरवाइव करने में या मेरी स्पीसीज को सरवाइव करने में या मेरे परिवार को सरवाइव करने में मदद नहीं कर रहा है। और एल्ट्रुइस्टिक जो आदमी है, जो परोपकारी आदमी है, वो हमेशा रिस्क पे रहता है। एक सोल्जर है, वो सियाचिन में इस वक्त -so many डिग्रीज में रहता है, वो हमारे लिए अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल रहा है। एक बार विदुषी पीपीटी चलाना, मैंने एक स्लाइड उसमें ली थी गप्पी फिश की। गप्पी फिश एक काइंड ऑफ फिश है जिसमें स्काउटिंग बिहेवियर देखा गया है। हाँ, ये देखिए, ये जो फिश है इसमें एक फिश हमेशा आगे चलती है। आप जब इस फिश की आप देखेंगे ना कॉलोनी, इस फिश को स्काउट फिश कहते हैं। ये फिश सबसे पहले जाके देख लेती है, स्टॉप करिए शेयरिंग, कि कोई डेंजर तो नहीं है। इसका मतलब ये फिश क्या कर रही है, दिस फिश इज एग्जिबिटिंग प्रो सोशल बिहेवियर या फिर एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अगर सब कुछ सेफ है तो बाकी सब आ जाएंगे, पर अगर डेंजरस है तो स्काउट फिश की तो जान चली जाएगी।
बाकी सब भाग जाएंगे। इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे तो हमको ऑपोजिट चीज पता चल रही है कि altruistic behavior is not advantageous. Let us hypothetically divide the world into two, givers and takers. देने वाले और लेने वाले। जब देने वाले और लेने वालों में हम लोगों को डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कुछ लोग तो देते हैं, शेयर करते हैं, केयर करते हैं दूसरों के लिए, सेल्फ सैक्रिफाइस भी करते हैं, अपनी नीड्स को पीछे रखते हैं, दूसरों की नीड्स को आगे रखते हैं। पर कुछ लोग जो देने वाले उनसे लेते हैं और अपने घर ले जाके रख देते हैं। They don't pay forward. गिवर्स और टेकर्स में से कौन एडवांटेज पर है? ये मूट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू आंसर कि whether we are going to have altruistic behavior in the entire species one day. और अगर हम लोग एक altruistic society से आते थे as Indians, तो हम इतने नीचे कैसे गिर गए? 82 पे कैसे आ गए हम? इसका मतलब क्या है? altruistic behavior को हम इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे हैं या यूजफुल नहीं मान रहे हैं, है ना? इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई। Who is at advantage? The giver or the taker? देखा, न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने ब्रेन के अंदर झांक के देखा, मैपिंग करी, एफएमआरआई स्कैन्स करे, बहुत सारी उन्होंने स्टडीज करी और उसका निष्कर्ष क्या निकाला? उन्होंने बोला द टेकर इज seemingly at an advantage. टेकर को लग रहा है कि मैं एडवांटेज पर हूं, पर एक्चुअली टेकर इज नॉट एन एडवांटेज, द गिवर इज एट एडवांटेज. हाउ? When they studied the brain, they found out किसी को खाना खिलाते वक्त या किसी को अपनी चीज देते वक्त या किसी के साथ शेयर करते वक्त या किसी को अपना कंबल उड़ाते वक्त आपके ब्रेन में जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है। वो रिवॉर्ड सिस्टम वही है जो चॉकलेट खाने पे ट्रिगर होता है, वही है जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज करने पर ट्रिगर होता है। और ये रिवॉर्ड सिस्टम जब ट्रिगर होता है, जो एंडोर्फिन्स, जो गुड पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे अंदर सिक्रीट होते हैं, वो गिवर को एडवांटेज पे डालते हैं। तो अगर गिवर और टेकर दोनों की हम लाइफ स्पैन को देखेंगे तो गिवर्स लिव लॉन्गर, गिवर्स लिव हेल्दियर, givers are more fertile, they are having more chances of having their offsprings. My dear friends, जो भी infertility से struggle कर रहे हो, सुन लो ये बात। बोलते हैं ना हमारे यहाँ दान धर्म करो, और क्या benefits है? There is a list of psychological benefits, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है SWB, सब्जेक्टिव वेलबीइंग, अ फीलिंग ऑफ वेलबीइंग, अ फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन विद द सेल्फ, अ फीलिंग ऑफ हैविंग अ फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस इन लाइफ। अगर ये पर्पस नहीं रहा तो वी स्टार्ट श्रिवलिंग, वी स्टार्ट डिकेइंग, we lose our sheen, we lose our shine, we lose our energy. And so, my dear friends,
extended kindness is something that is to be cultivated consciously by, remember these next two words that I am going to say. This is going to be your takeaway from today's webinar. By increasing our tribe. जितने altruistic लोग हमारे आसपास हम बना पाएंगे, जितनी हम अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को, अपने राष्ट्र को altruistic बना पाएंगे, उतना ही हम अपनी स्पीसीज का उद्धार करेंगे। कैसे, मैं बताती हूँ। लगता है दो लोगों की हम बात करते हैं, एक एल्ट्रुइस्टिक और एक सेल्फिश, स्वहितवाद वाला, एक परहितवाद वाला। एक एल्ट्रुइस्टिक आदमी के पास एक चीज है, वो दूसरे एल्ट्रुइस्टिक आदमी के साथ भी ये चीज जो है उसको बांटता है। इन दोनों के पास मिला के कितनी चीजें हो गई? दो। They're enjoying both the things. एक एल्ट्रुइस्टिक आदमी एक सेल्फिश आदमी की कंपनी में, तो सेल्फिश आदमी क्या बोलेगा? चलो इसको एक्सप्लॉइट कर लो, इसकी जो एक चीज है वो भी मेरे पास आ जाए, तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा, इसके पास आ जाएगी वो चीज, बट दिस विल बी -2 because he won't be able to utilize it. वो तो अपने घर में ले जाके रख देगा उसको छुपा के, क्योंकि एक्सप्लॉइट करके लाया ना। बहुत सारा गिल्ट और निगेटिव हार्मोन्स लेकर आ गया ना साथ में। और तीसरा, दो सेल्फिश लोग एक दूसरे की कंपनी में, ये बोले मैं उसका छीन लूं, ये बोले मैं उसका छीन लूं, 1 - 1 दोनों के पास हो गया 0। तो अल्टीमेटली किसकी ट्राइब एडवांटेज पे रहे? एल्ट्रुइस्टिक लोगों की। तो एल्ट्रुइस्टिक लोगों की ट्राइब को कैसे बढ़ाएं? By talking about the advantages and benefits of altruism. Now, Vidushi, you can run that other video and let us see this classical story about heaven and hell. I'll just tell the story, then you run the video. एक व्यक्ति ने एक बार बोला कि मैं स्वर्ग और नरक दोनों देखना चाहता हूं, तो पहले उसको नरक में ले जाया गया। नरक के जो लोग थे वो बिल्कुल श्रिविल्ड थे, एकदम दुबले पतले, माल नरिश्ड, बहुत उदास, रो रहे थे, चीख रहे थे। पर वो जो लोग थे उनके बीच में खाने का एक बहुत बड़ा भगोना रखा हुआ था। तो उसने सोचा, अरे ये खाना इतना होता हुआ भी ये लोग क्यों भूखे हैं? फिर स्वर्ग में गए, स्वर्ग में भी खाने का वही भगोना था, और वहां के लोग एकदम हिष्ट पिष्ट और सारे के सारे चमकते हुए और बहुत खुश। डिफरेंस क्या था दिखते वीडियो में, दिखाई विदुषी। Dr. Chini?
Dr. Chinu. Anita Bhabhi. Dr. Chinu disconnected. She will join in 1 minute. Yeah, she's got disconnected. मैडम तब तक अपन वो दूसरा विषय ले सकते हैं क्या, बच्चों वाला सर्टिफिकेशन वाला, जब तक ज्वाइन होते हैं मैडम? Anita ji, I lost my connection. चीनू मैम फिर से ज्वाइन कर रही हैं, क्षमा चाहते हैं नेटवर्क इशू की वजह से। और हम कुछ बच्चे हमारे जो हेम वर्चूज के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे ही हम हर वेबिनार में 5 बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे ही सिलेक्टेड 5 बच्चे जो हैं आज के, हम आप तक उनको दिखाएंगे, उनसे मिलवाएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे। हमारा सबसे पहले बच्ची है ऋषिका डेजी रॉय। अरविंद भैया, आप स्लाइड शेयर करेंगे? ऋषिका डेजी रॉय, 7th स्टैंडर्ड, भवन श्री रामकृष्ण विद्यालय, हैदराबाद से है ये। दूसरी है भाग्यश्री पवार, 8th स्टैंडर्ड, महेश विद्यालय, सेमी इंग्लिश कोथरूड, पुणे। 3rd स्टूडेंट आराध्या शर्मा, 5th स्टैंडर्ड, बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, हेड। 4th स्टूडेंट सौम्या विजय सिंह इथापे, 7th स्टैंडर्ड, महेश विद्यालय इंग्लिश मीडियम, पुणे। राम रत्ना विद्या मंदिर, भाईंदर, मुंबई। अब मैं इनवाइट करती हूँ ऋषिका डेजी रॉय को। ऋषिका डेजी रॉय, आपको हेम वर्चूज की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विथ अस। ऋषिका, unmute yourself. Unmute Rishika. Just put your hand. I got an opportunity to attend HEM virtuals from my school Bharatiya Vidya Bhavan. After attending the course, I learned to be confident, love nature, and be hopeful, and the importance of cleanliness. I'm happy to participate in the virtual value education classes attended by HEM virtuals. Thank you for giving me this opportunity. Thank you so much, Rishika. और मैं इनवाइट करती हूँ भाग्यश्री पवार को। भाग्यश्री पवार, प्लीज आप अपना अनुभव बताइए। I think she's not there. Yes. भाग्यश्री? Yes. Yes. हमारे साथ चीनू मैम भी फिर से जुड़ चुकी हैं। अगर भाग्यश्री आई हैं? आइए, आइए मैम। ओके। नमस्ते, उपस्थित सर्व शिक्षक, मान्य वर्ग, माझ्या मित्रमैत्रिणींना माझा नमस्कार। माझे नाव भाग्यश्री ज्ञानेश्वर पवार। मी महेश विद्यालय सेमी इंग्लिश स्कूलमध्ये इयत्ता 8वीत शिकते। हेमा फाउंडेशन हेम वर्चर्स बद्दल मला माझ्या शिक्षकांकडून, शाळेकडून, मुख्याध्यापकांकडून समजलं।
सर्वात प्रथम आम्हाला शिक्षकांनी जबाबदारी दिली की हेमवर्चेसचं रजिस्ट्रेशन करायचं. मग मला प्रश्न पडला की मी हेचं रजिस्ट्रेशन कसं करायचं. तेव्हा मी हे स्वतः करून पाहिलं. मला खूप छान अनुभव आला. सध्या कोरोनामुळे सर्व घरात होते. घरात बसून बसून खूप कंटाळा आला होता. ऑनलाईन शाळा तर चालूच होत्या, पण मला काहीतरी नवीन करायचं होतं. आणि तेव्हाच हेमवर्चेस बद्दल मला कळालं. मला खूप आनंद झाला. मी रोज थोडा वेळ हेमवर्चेसचे प्रश्न सोडवायचे. एकानंतर एक वीक मी सोडवत गेले आणि मला त्यामध्ये आवड निर्माण झाली. मी काही प्रॅक्टिकल सुद्धा केले. त्याच्यामध्ये काही कोडी होती, काही चित्र काढायची होती आणि त्यामध्ये व्हिडिओ सुद्धा होते. म्हणजे जसे की डॉक्टर नारायण बी अय्यर यांचे, मनोज जोशी, डॉक्टर चीनू अगरवाल. काही रिअल स्टोरीज पण होत्या. आनंदीबाई जोशी, दुर्गाबाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. या स्टोरीज मधनं मला खूप प्रेरणा मिळाली. हो, त्यामुळे त्याच्यात मला खूप आवड निर्माण झाली. अभ्यासाव्यतिरिक्त काहीतरी नवीन शिकायला मिळालं. भरपूर गोष्टींचे ज्ञान सुद्धा मला मिळाले. त्यामुळे माझी जिज्ञासू वृत्ती आणि कुतूहल वाढलं. याचा मला खूप फायदा झाला. ही संधी मला दिल्याबद्दल मी हेमवर्चेस त्यांच्या टीमचे, माझ्या शिक्षकांचे, शाळेचे आणि मुख्याध्यापिकांचे मनपूर्वक आभार मानते. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यश्री. और मैं चीनू मैम को बुलाऊं उसके पहले 2 मिनट के लिए हमारे हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर नागपाल को इनवाइट करती हूँ कि हमारे इन पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को प्लीज मोटिवेट करें. थैंक यू अगेन एंड वेरी इंस्पायरिंग. जिस तरह से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरह से एक्टिविटीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और दोनों बच्चों ने ये बोला कि मैंने ये एक्टिविटी करी और मुझे कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर. आई डेवलप्ड सम सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज इन मी. ये बहुत अच्छी बात है. ये एक एंडोर्समेंट हम सबके लिए है. जितने भी स्टूडेंट्स इस ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस तरह से अपने आप को विनर्स में रजिस्टर कर रहे हैं, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड आई विश कि इसी तरह से वो पार्टिसिपेट करते रहें और संस्कारित भारत की जो परिकल्पना हेमा फाउंडेशन ने की है उसको और आगे लेके जाते रहें. मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और हमारे बीच डॉक्टर चीनू उपस्थित हो चुकी हैं. चलिए फिर से चलते हैं हम उस कहानी की ओर. डॉक्टर चीनू. आप सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ. पता नहीं अचानक कैसे कनेक्शन लूज हो गया था. थैंकफुली मैं वापस आ गई. वो बहुत ही फेमस कहानी है हेवन और हेल की, जिसको हम वीडियो के द्वारा हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे. लॉन्ग स्पून्स थे. तो जब वो जो दलिया था, पॉरिज था, सूप था, खाना था, जब वो स्पून से लेके अपने मुंह की तरफ लाते तो वो आता ही नहीं, गिर जाता है. हम परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं. खाना सामने पर मुंह तक नहीं जा रहा है. पर जब हम अपने स्पून से सामने वाले को खिलाते हैं और सामना वाला अपने स्पून से हमें खिलाता है, तब दोनों पोषित हो पाते. ये प्रिंसिपल है एल्ट्रुइज्म का, परोपकार का. मैं आपके लिए जी रहा हूं, आप मेरे लिए जी रहे. जब इस कहानी के द्वारा हम इसको समझते हैं तो हमें पता चलता है कि टू गिव इज टू लिव. Unless we learn to give, we cannot live, we cannot survive. ये बात तो यहां तक ठीक है, पर इसके बाद भी साइकोलॉजी में एक डिबेट है. साइकोलॉजिकल इगोइज्म वर्सेस एल्ट्रुइज्म. क्या हम प्योरली एल्ट्रुइस्टिक हो सकते हैं कभी भी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपना बेनिफिट देखें ही ना?
लोगों ने इस पे भी बहुत माथापच्ची करी, बहुत रिसर्चेस करी, बहुत सारी स्टडीज करी, पता करने के लिए इज प्योर अल्ट्रुइज्म पॉसिबल। इसके लिए भी मुझे कहानी याद आती है, द स्टोरी ऑफ द 10th मैन। अगेन उपनिषद की कहानी है, जिसमें 10 दोस्त एक बार यात्रा के लिए निकले। यात्रा में बीच में नदी आ गई, नदी में से सबको तैरकर और दूसरे किनारे पहुंचना था। जब दूसरे किनारे पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि चलो गिन लेते हैं सब लोग आ गए कि नहीं आ गए, कहीं ऐसे तो नहीं कोई नदी में डूब गया। तो काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले अरे ये तो 9 ही है, वेयर इज द 10th मैन? तो दूसरे ने बोला नहीं नहीं तूने गलती करी, मैं गिनता हूं। फिर उसने गिना, फिर बोला अरे हाँ ये तो 9 ही है, वेयर इज द 10th मैन? ऐसे करके सबने गिन लिया पर नोबडी इज फाइंडिंग द 10th मैन। अब सब वहां पे बैठ गए और रोने लग गए, हमारा तो एक दोस्त डूब गया, हम तो 10 निकले थे और हम तो अब 9 ही है। सामने से एक साधु महाराज आ गए, उन्होंने बोला भाई क्यों रो रहे हो, क्या समस्या है? बोले साधु महाराज हम लोग 10 लोग निकले थे पर अब हम जो है 9 ही है। उन्होंने गिना हो और मन ही मन हंसे, बोले अरे ये तो पूरे के पूरे 10 है। उन्होंने बोला अच्छा चलो अब गिनो, मैं गिनवाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अब इस उंगली को जरा यूं करो, 10। एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ द 10th मैन, जिसको हम भूले बैठे। आवर ट्रू सेल्फ, हमारा स्व, जब तक स्व को स्थापित नहीं करेंगे तब तक पर को कैसे स्थापित करेंगे? जब तक हमको यही नहीं पता कि हम कहाँ हैं इस दूरी पर, तब हमारे अलावा जो है वही तो पर है, वही तो अदर है। तो मैंने बोला था परोपकार इज नॉट एन इमोशन, इट इज एन एटीट्यूड। और ये जो एटीट्यूड है, कैन यू प्लीज अलाउ मी टू share the screen? Yeah, Arvindya, can you make Dr. Chinu the co-host, please? Yeah, Dr. Chinu, you can share the screen. Yeah, done. So, let us say ये मेरा सेल्फ है। सेल्फ से आगे ये अदर है। पहले मैं खुद को देखूंगी, फिर अपने बच्चों को, फिर अपने परिवार को, फिर अपनी सोसाइटी को, फिर अपनी कम्युनिटी को, अपने देश को, फिर दूसरे देशों को, फिर ऐसे 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 करके ये मेरा जो दायरा है काइंडनेस का, ये बढ़ता जाएगा। पर अगर मैं खुद को ही ना देखूं तो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू सर्वाइव एंड डू एनीथिंग फॉर अदर्स? इसके लिए भी एक कहानी है और इस कहानी के साथ ही मैं एंड करना चाहूंगी अपना टॉक, क्योंकि बहुत सारी चीजें मन में आ रही हैं बोलने की, पर इतना समय हमारे पास है नहीं। अब एक बार एक व्यक्ति थे, अपने परिवार के साथ रेगिस्तान में जा रहे थे। उनका खाना पानी सब खत्म हो गया, यात्रा में जितना सोचा था उससे ज्यादा दिन लग गए और ये हाल हो गया कि बिल्कुल मरनासन हो गए, पानी कहीं मिल ही नहीं रहा। बीवी बच्चे बिल्कुल प्यासे मरने की कगार पर आ गए। ऐसे में उनको एक आश्रम दिखा, तो दौड़ के आश्रम में पहुंचे कि यहाँ तो पानी मिल जाएगा। तो वहां पर एक साधु जो थे वो पूजा में थे, समाधि में, अपने मेडिटेशन में थे। तो उन्होंने उस पुरुष को इशारा करके बताया कि वहां पर नदी है, ये पात्र है, इसको ले जाओ, नदी से पानी ले आओ और बीवी बच्चों को यहाँ हमारे आश्रम में छोड़ दो। वो दौड़ा दौड़ा नदी की तरफ गया पानी लेने, पर जब पानी लेकर आया तो उसको रास्ते में कुछ और लोग मिल गए जो प्यासे थे, तो उसने वो पानी उनको पिला दिया। फिर से गया भाग के पानी लेने, फिर कुछ और लोग मिल गए प्यासे, फिर गया, फिर प्यासे लोग मिल गए,
करते करते वो यही करता रहा, पानी लाता दूसरों को पिला देता, पानी लाता दूसरों को पिला देता। साधु महाराज थोड़ी देर में अपने आश्रम से चल के नदी की तरफ आए। उन्होंने कहा, भाई तुम कहाँ रह गए? बोले, क्या हुआ, आप क्यों उठ के आ गए? बोले, तेरे बीवी बच्चे मेरे आश्रम में मर गए, उन्होंने दम तोड़ दिया प्यास के मारे। तो वो रुदन करने लगा, बहुत रोया, बोला कि अरे मैं तो इनको पानी पिला रहा था, अगर इनको नहीं पिलाता तो ये मर जाते, बताओ मैंने क्या गलत करा? यही तो कहते हैं ना, सबकी परोपकार करना चाहिए, दूसरों के हित का पहले ध्यान रखना चाहिए। तो साधु ने कहा, अरे भले आदमी वो तो ठीक है, पर जैसे मैंने तुझे इशारा करके नदी का रास्ता बताया था, वैसे तूने उनको नदी का रास्ता क्यों नहीं बताया? तू ये क्यों भूल गया कि तेरा धर्म इस वक्त क्या था? इसी थॉट के साथ मैं आप सबसे आज धन्यवाद कहती हूं। इस अपने वेबिनार का यहीं पर अंत करती हूं और आशा करती हूं कि कुछ इंसाइट्स इंट्रोस्पेक्शन के लिए हमें जरूर मिली हो। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद चीनू मैम, और बहुत सारा इंसाइट्स मिला है आज के आपके इस वेबिनार से। और बिना समय गवाए अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय डॉक्टर आरती जी बख्शी को। आप जम्मू विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की हेड है। आप शिक्षा के क्षेत्र में 35 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आपका मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास, तनाव, संगठनात्मक व्यवहार, परामर्श और सकारात्मक मनोविज्ञान में विशेषता है। आपने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में 55 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। आपने 2 पाठ्यक्रम पुस्तिकाएं भी प्रकाशित की है। आपने 2019 में फ्रांस में मनोवैज्ञानिक विज्ञान के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 2 शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं। आप हरबंस भल्ला एजुकेशन ट्रस्ट, शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर और जम्मू कश्मीर सरकार के प्रबंधन योजना प्रशासन संस्थान की संसाधन व्यक्ति रही हैं। आप एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्थ इन इंडिया के साथ जुड़े हुए बच्चों और अभिभावकों को परामर्श देती हैं। आप शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी में पुलिस कर्मियों को भी परामर्श देती हैं। आपने खेल मनोविज्ञान का राष्ट्रीय सम्मेलन, उभरते ट्रेंड्स और भारतीय स्वास्थ्य मनोविज्ञान अकादमी के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित किया है। आप विभिन्न संस्थान, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए संसाधन व्यक्ति रही हैं। आप HIV एड्स परामर्शदाताओं की मास्टर ट्रेनर रही हैं। आप जम्मू और कश्मीर के किशोर न्याय के तहत चयन और देखरेख समिति की सदस्य हैं। आप 2010 से जम्मू विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज की संयोजक है। आप साइंस कांग्रेस, इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, सोसाइटी ऑफ बिहेवियरल साइंटिस्ट की सदस्य भी हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं मैम, और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं। रेस्पेक्टेड डॉक्टर आरती बख्शी जी। थैंक यू, धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, हेम वर्चुअस का, सब लोगों का आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म लाया है जिसमें पूरे हिंदुस्तान से लोग जो हैं वो जुड़ गए हैं, स्कूलों से। और जब हम सब स्कूलों की बात करते हैं, स्कूलों से, कॉलेजों से, दैट मीन्स कि आप जो वर्च्यूज पे काम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, और इतना आगे, इतने कम समय में इतना आगे सब तक पहुंचा दिया है, तो देश का तो बिल्कुल सिलसिला रियली में बदल ही जाएगा। बच्चे जो अब इसमें ग्रो करेंगे तो वो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा बनने जा रहा है, उन सब बच्चों का, देश का। तो इस सब के लिए मैं आपकी पूरी टीम को पूरा धन्यवाद करती हूँ। और सब लोग इसमें इतना अच्छा अपना काम करते हैं, जो जिसका हिस्सा है। कोई क्रिएटिव डायरेक्टर है, कोई किसी में डील कर रहा है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं वहाँ पे डेवलप करने के लिए। इट्स वेरी वंडरफुल। तो जब मैंने ये सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और उसी दिन मैंने डॉक्टर चीनू से थोड़ी जान पहचान थी, तो उनसे बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है आप उसको सुना करिए, और बहुत अच्छा लगा सुन के हमें। और मैं अक्सर ये प्रोग्राम आपका कभी अटेंड करती रहती हूँ बीच बीच में, जब भी थोड़ा समय होता है। तो इसी सबके साथ
आज का जो आपका टॉपिक था, और अभी डॉक्टर चीनू ने बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है इतना ज्यादा समझा दिया कि ये तो सभी लोग सुने अगर, तो अपने आप ही चेंज आना शुरू हो जाएगा। जो उनका तरीका है कहानियों के साथ उनको लिंक करने का, तो बच्चों में भी समझ जो है वो ज्यादा आती है, क्योंकि मे भी पेरेंट्स से उतना नहीं सीख पाते। हमारा अपना जो पूरा इंडिया का जो हम कहते हैं, हमारे समाज का, हमारे इंडिया का जो भी हमारा पुराना इतिहास चला आ रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ बच्चे सीख सकते हैं, बड़े सीख सकते हैं, सबको जरूरत है आज के इस समाज में। तो ये हमारा जो टॉपिक है, टू गिव इज टू लिव, ये तो कुछ ऐसा नजर आता है कि अगर हमें जीना है तो जीने के लिए क्या चाहिए हमें। पहले तो एक सर्वाइवल की बात है, एक इंसान पैदा होता है तो उसी दिन से होता है कि अब सर्वाइवल शुरू हो जाएगा। तो हम सर्च करते हैं कि हमारा एक मीनिंग क्या है उस पूरी लाइफ में, क्या होने जा रहा है, तो किस तरह से हम सरवाइव कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और जो भी हमें वैल्यूज मिली, पेरेंट्स से मिली, टीचर्स से मिली, वही हम आगे अदा करते चलते हैं और इसी सब में हम सीखते रहते हैं। और जीते जीते हम लोग ये सीख जाते हैं कि कैसे हमको रहना है। टू लिव इज टू सर्व, हमें कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी में सर्व करना है। टू लिव इज टू गिव, कि हमें देना है। जैसे कि हम घर में भी देखते हैं, एक बच्चा है, फिर 2 बच्चे आए, तो जब तक वो शेयरिंग नहीं अगर वहां सीखेंगे तब तक वो आगे भी नहीं सीख पाएंगे। तो जहाँ पे अकेले अकेले सब लोग रह जाते हैं, वहाँ नॉर्मली यही देखने में आता है कि ये बच्चा जो है अकेला है, इसने कभी शेयरिंग सीखी नहीं, ये कभी देगा नहीं। तो वही चीजें पेरेंट्स से भी आती हैं और सामने जब हमारे कुछ होता है तो हम उसको देख के ऑब्जर्वेशन लर्निंग वो हम करते हैं। इसी तरह से वो स्कूल्स में जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ मिलते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं एज के हिसाब से वी लर्न सो मेनी थिंग्स। कंट्रोल करना सीख जाते हैं और एक परफेक्शन देखना चाहते हैं अपने आप में। एंड वी वांट टू सी अदर्स हैप्पी, दूसरों को हैप्पी देखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करना चाहते हैं चीजों को, और हमारे पोजीशन में जो भी है हम एक दूसरे को देना चाहते हैं। और एक तरह से वन हैज टू बी वेरी जेंटल, और जो अच्छा करता है कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ हमें एक शांति मिल रही है, एक पीस मिल रही है अपने दिमाग में भी और अपने आप में भी। आप देखो उन लोगों का चेहरा भी अलग ही नजर आता है जो बहुत शांत और पीसफुल होते हैं, क्योंकि उनमें ये देने की जो शक्ति है वो एक अंदर से उनके हृदय से निकलती है। अगर हम ऐसे ही बात करें कि अगर हम किसी को कुछ देते हैं, व्हेन वी वॉलंटियर, हम अपना समय देते हैं उनको, या हम कोई मनी देते हैं या उनकी कोई सर्विस उनको प्रोवाइड करते हैं, तो हमें अपने पूरे, अगर हम दिल से देते हैं तो एक हैप्पीनेस की फीलिंग जनरेट होती है। सो बाय गिविंग व्हाटएवर वी गिव, हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है कि रिटर्न में क्या मिलेगा। जो दे दिया सो दे दिया। तो एक्सपेक्ट करने से क्या है, जैसे गिफ्ट होता है, एक को दिया, अच्छा अब हमें क्या मिलेगा। तो इसीलिए आजकल कहा भी जाता है जब बच्चों का बर्थडे आता है तो बेटर है उनको गिफ्ट की आदत ना डाली जाए कि कौन आ रहा है, क्या गिफ्ट लाया, क्या गिफ्ट लाया। फिर हम शाम को कहते हैं अच्छा खोलो, अब उनको देखेंगे कौन क्या लाया, उसकी वैल्यू मनी से लेते हैं। तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दैट गिफ्ट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कि उस बच्चे को हम ये सिखाएं कि इस दिन हम कहीं पे कुछ कर सकते हैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो भी एक चीज है जो हमारे पेरेंट्स जो हमें सिखा सकते हैं। तो इस वजह से बच्चों में वो चीजें आती हैं और जहां भी उनको लगता है जो भी नीडी है उनको उन चीजों को दें, और उससे जो है एक फीलिंग जो है वो उसमें बच्चे में भी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। द मोर यू गिव द मोर यू विल रिसीव, कि देने से किसी का कुछ कम नहीं होता बल्कि देने से और चीजें बढ़ती हैं।
जो भी हमारी वैल्यू है, हमारी लाइफ है, उस सब में वो मल्टीप्लाई हो के चीजें हमें मिलती रहती हैं। तो जितना हम खुश होके, चीयरफुल होके काउंट करके चीजों को देते हैं, उतना ही हमारा हार्ट जो है उतना ही प्लीजिंग उसमें आता है, उतनी ही हैप्पीनेस की फीलिंग हम में आती है। जैसे कि एक दलाई लामा जी की कोट है, स्टार्ट गिविंग फर्स्ट एंड देन एक्सपेक्ट एब्सोल्युटली नथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। तो अगर ये फीलिंग जनरेट हो जाए तो आई डोंट थिंक कि कभी भी कोई भी जो लोग हैं, बच्चे हैं, हमारी अपनी जनता है, जो भी हैं, उन सब में वो काइंडनेस, वो जेनरोसिटी, वो कंपैशन, वो सब बनेगा। तो अब मीनिंगफुल लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या, और वो इम्पोर्टेंट है तो पहले क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी डॉक्टर चीनू कह रही थी, पहले हमें सेल्फ को देखना है। अगर सेल्फ ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हमारे पास होगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे। तो फैमिली टाइम है, और जितना आप अपने बारे में चाहते हैं कि भाई एक ऑनेस्टी रहे, और अपनी एक इच्छा है कि मे बी देयर आर सम पीपल हु वांट टू डांस, हु वांट टू सिंग, वो क्या करना चाहते हैं, तो जहां उनको हैप्पीनेस मिले वो करें, और अपने पैशन को आगे बढ़ाएं, जिसमें उनको अपने दिल से एक अच्छा सुनने में मिलता है, और अपना एक फीलिंग आती है कि मैं बहुत खुश हूं आज। तो आज आपको ये देखना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हमारे अपने एक्शंस क्या हैं। तो उस चीज पे हमें अपनी लाइफ में फोकस करना है। व्हाट एक्चुअली वी आर फोकसिंग, व्हाट इज आवर गोल्स, आवर एम्स, हाउ वी कैन डू गुड फॉर द कम्युनिटी, फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल who are in need of it. Spend money as much as you can, then only you can have that feeling. It's not that you have to count the money in one day when you are giving, and when next day you are saying अच्छा इतना पैसा तो उसको दे दिया। बार बार हम कहते हैं, डोनेट करते हैं तो सबको कहते हैं हमने यहाँ डोनेट कर दिया, वहां डोनेट कर दिया। That is not actually giving. It is maybe for the sake of कि आपको दूसरों को बताने के लिए ये फीलिंग आ रही है कि मैंने दिया। तो कहीं ना कहीं माय ईगो इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड। वी शुड नॉट टेल एनीबॉडी व्हाई यू आर डोनेटिंग। इट्स योर फीलिंग, अपने माइंड में हमको रखना है, अपनी खुशी के लिए रखना है, किसी के लिए नहीं। सो वी हैव टू थिंक, और हमारी लाइफ जो है वो बड़ी सिंपल होनी चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए, जिससे कि हमारा कभी भी जो स्ट्रेस है वो ना आए, और उसको हम जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं उसको हम इजीली मैनेज कर सकें। सो टाइम टू टाइम वी हैव टू सेट द डेली गोल ऑल्सो। एक गोल होता है फॉर द फ्यूचर गोल, एक होता है डेली गोल, कि व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग, आज हमें क्या करना है। तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता, सुबह हो गई, अच्छा आज क्या करेंगे, पता नहीं। So they are uncertain about the things. So they are not in that mood where they can do something good about it. They are never seen like they are always coming forward for it. तो जो हम कहते हैं कि भी एक लव होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फॉरगिवनेस होनी चाहिए लोगों में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ मैं इसको एंड करती हूँ। लर्न टू लाइट अ कैंडल in the darkest moments of someone's life. Be the light that helps others see. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। और अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय शालिनी मेहरोत्रा जी को। आप हिसार की विद्या देवी जिंदल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप ग्वालियर की सिंधिया स्कूल, आसाम की द आसाम वैली स्कूल और अजमेर की मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल जैसी विभिन्न ख्यातिनाम बोर्डिंग स्कूलों से जुड़ी हुई रही हैं। आप मानती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अपार प्रतिभा के साथ होता है, इसीलिए शिक्षा का प्राथमिक मिशन है शिक्षा अपने भीतर की दुनिया को बेहतर समझना, जिससे कि वे अपने बाहर की दुनिया को समझने में सक्षम बन सके।
आपके अनुसार एक शिक्षक की भूमिका बच्चों के दिमाग और सीखने के लिए उनकी क्षमताओं को प्रोत्साहित करना है। आप ऐसी शिक्षा प्रणाली में विश्वास मानती हैं जो पाठवा भी जरूरी है। आप बच्चों के सर्वांगीण और समग्र विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। आप बच्चों के बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं मैम। प्रणाम। और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित शालिनी जी मल्होत्रा। प्रणाम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर चीनू जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी, और इसलिए नहीं कि उन्होंने हमेशा की तरह आज भी हमें बहुत ही सुंदर तरह से इतने गहन विषय को समझाने में हमारी मदद की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने आज मुझे हेमा फाउंडेशन के सुंदर परिवार से परिचित करवाया। मैं आप यहाँ कहूंगी कि मैं इससे पहले हेमा फाउंडेशन के बारे में नहीं जानती थी, और जब डॉक्टर चीनू जी ने मुझे फोन किया और इसके बारे में बताया तो बस हाँ जो पहला शब्द था वो निकला, और मैं आभार प्रकट करूंगी और बधाई भी दूंगी पूरे समस्त हेमा फाउंडेशन को, अनीता महेश्वरी जी को और हेमा फाउंडेशन के सभी ट्रस्टीज को, और बाकी सारे जो गणमान्य अतिथि हैं, जो लोग हैं जो इतने सुंदर कार्य में एक साथ जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा शत शत प्रणाम। आज की शाम का जब डॉक्टर चीनू जी ने मुझे इनवाइट किया था तो मेरे दिमाग में एक ही था कि मैं अगर इस शाम का 1-1.5 घंटा दे रही हूँ तो उसका एक ही उद्देश्य था कि मैं आज कुछ बहुत सुंदर सीख के जाऊंगी, और मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा उद्देश्य भरपूर तरह से पूरा हुआ। टू गिव इज टू लिव का चरितार्थ हो गया। इट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट जब तक आप देंगे नहीं तब तक आपके जीने का कोई मतलब तो है ही नहीं। परोपकार की अगर हम बात करें तो मुझे तो एक बहुत सुंदर शब्द याद आ रहा था जो मैंने कई बार मैंने बहुत पहले पढ़ा भी था। जो अफ्रीकन कम्युनिटी है, एक ट्राइब है, वो इस शब्द का इस्तेमाल करती है जिसे कहती है उबंतु, और उबंतु मीन्स आई एम बिकॉज वी आर। ये उसका मतलब वो समझाते हैं। इसका मतलब होता है कि मैं हूं क्योंकि हम हैं, और इस छोटे से शब्द में कितना गहरा अर्थ है। जैसा कि चीनू जी ने भी आज शाम को यही कहा कि सब अगर हम अपने हित की बात करें तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले दूसरों के हित की बात करें, क्योंकि जो स्वहित की जर्नी है वो परहित से ही शुरू हो सकती है। क्योंकि मुझे तो मैं अगर बैठ के सोचती हूँ तो मुझे तो अपने दिमाग में एक भी वजह या एक भी लॉजिकल रीजनिंग जिसको कहते हैं, अगर मैं डिबेट करने बैठूं तो मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह कोई जना खुद सरवाइव कर सकता है। अगर हम सबसे बेसिक सांस लेने से भी शुरू करें तो हमें हवा चाहिए, हमें हमेशा कुछ चाहिए। बिना चाहिए के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हवा नहीं है तो हम सांस नहीं ले सकते, अगर रोशनी नहीं है तो हम देख नहीं सकते, अगर माध्यम नहीं है, मैं टीचर हूं तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ, अगर यहाँ मीडियम नहीं है तो जो मैं कह रही हूँ वो आप सुन नहीं सकते, और जो आप कह रहे हैं वो मैं सुन नहीं सकती। तो बाकी चीजें तो हम भूल जाएं कि हम किसको पैसे से क्या देंगे, हम किसको समय से क्या देंगे, हम किसको दान में क्या देंगे, या हम तो सरवाइव ही नहीं कर सकते अगर हम लेंगे नहीं, और लेंगे नहीं का मतलब हम देंगे नहीं। क्योंकि जब हम देंगे नहीं तो फिर हम लेंगे कैसे। जो मैं फिजिक्स की टीचर होने के नाते समझती हूँ, फिजिक्स का एक रूल होता है कि what you absorb that you reflect, and similarly what you have that you can give. So जो चीनू जी कह रही थी शाम को कि क्या पहले अपना स्व का हित करना जरूरी है। We start with ourselves. हमें डेफिनेटली जब हमारे पास होगा तभी हम देंगे, और हमें देना भी इसीलिए चाहिए कि तभी हमारे पास होगा, क्योंकि कोई हमें देगा। सो ये एक बहुत ही सुंदर सा शायद जैसा कि कहा, ये नेचर का लॉ है, नेचर ने ऐसे बनाया है। इसमें मुझे नहीं लगता कि मनुष्य का कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगने की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स इतने सारे साइकोलॉजिस्ट को हमने सुना, और साइकोलॉजिस्ट का काम ही होता है कि दिमाग को समझना, पर
पर मुझे तो लगता है कि इस पृथ्वी पे शायद सारे ही और क्रीचर्स जो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और जो नेचुरल तरह से इस पृथ्वी पे आए हैं और नेचुरल तरह से चले जाएंगे यहाँ से, ज्यादा दिमाग लगाए बिना। जैसे वो शेर की हमने अभी वीडियो देखी थी, जिनका सिर्फ बहुत सिंपल सा जीवन है कि उसने अगर एक को शिकार भी किया, मारा भी, तो उसकी वजह थी क्योंकि उसको सरवाइव करना था, इसलिए नहीं कि वो उसको पसंद नहीं करता था या उससे कोई द्वेष था। जो समस्याएं इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा है, मेरा अपने का, और उसके बाद उसने दूसरे को बचाया भी, तो बिना किसी स्वार्थ के। सो सारे ही और क्रीचर्स इस पृथ्वी पर ये परोपकार की भावना को मुझे लगता है हमसे ज्यादा समझते हैं। ये बहुत दुखद बात है वैसे कि हमें मनुष्य को, इंसान ने को ईश्वर ने सबसे ज्यादा इवॉल्व किया धरती पे। हम कहते हैं कि ये जीवन हमें एक बार मिलता है इस योनि में, मनुष्य की योनि में, उसके बाद हम क्या क्या बनेंगे हमें नहीं पता, अगर हम विश्वास करते हैं बाकी और जन्मों पे। लेकिन ये जैसे कोरोना काल ने हमें कितना सिखाया कि हम अपने को कितना ज्यादा समझदार समझने लगे थे, कि सब कुछ हम ही कर सकते हैं। और एक ही पल में एक छोटे से वायरस ने, एक मिनिस्कल वायरस ने हमें एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश दिया कि तुम कुछ भी नहीं हो इस पूरे ब्रह्मांड में, तुम एक परमाणु जितने साइज के भी नहीं हो मनुष्य, जो तुम अपने को इतना ज्यादा समझदार समझते हो। मुझे पता है इतनी सुंदर शाम के बाद, इतने लोग सुंदर तरह से कहानियां सुनने के बाद कोई भी अब अंत में ज्यादा नहीं सुनना चाहेगा, लेकिन मैं वाकई ये पूरी तरह से बिलीव करती हूँ कि परोपकार इज द एसेंस ऑफ लाइफ। परोपकार एसेंशियल है, वाइटल है। इस पे किसी चर्चा की जरूरत नहीं है कि हम करें कि हम ना करें। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे। करना ही है, जैसे सांस लेना जरूरी है जीने के लिए। हाँ, कितना करें, कैसे करें, किसके लिए करें, उसमें मनुष्य अपना दिमाग लगाता रह सकता है जितना उसकी समझ है, जितना वो अपने को समझदार समझता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये साल तो 2020 के साल ने तो हमें बहुत सिखाया है कि हम एक पॉज लें। हम जितनी रफ्तार से बढ़े जा रहे थे और उसमें हमने जितनों का जितना नुकसान किया है, फायदे तो हम नहीं गिन सकते हमने किसके किए, कितने किए, लेकिन मनुष्य ने इस पूरी धरती पे जितनों का जितना नुकसान करा, एवोल्यूशन के नाम पे, प्रोग्रेस के नाम पे, इकोनॉमी के नाम पे, आप कोई भी नाम ले लीजिए। ये साल शायद ईश्वर ने हम सबको कहा है कि थोड़ा रुको, थोड़ा थमो और अपनी रफ्तार आगे बढ़ाने से पहले अपने रास्ते को दोबारा से देखकर समझने की कोशिश करो कि क्या तुम जो जा रहे हो जिस रास्ते पे, उसका सही अर्थ यही है। और मैं एंड में बस, मैं क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हूँ तो मैं यही कहूंगी कि जो सबसे खुशी की बात है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई इस बार, मुझे पता है कि उसको लगने में थोड़ा समय लगेगा। हर एक अच्छी चीज को लगने में, एक अगर बीज भी आप उगाएंगे तो उसको जमीन को पकड़ने में और उसके बाद फल देने में वक्त लगता है। लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसे अगर हम अच्छे से देखें तो उसने जो उसकी सबसे सुंदर बात है कि जिन्होंने उसे लिखा है वो ये समझ गए हैं। हाँ, इम्प्लीमेंट करने वाले कब तक समझेंगे मैं नहीं जानती, और हम सबको अपने अपने तरह से समझना होगा, लेकिन वो लोग ये समझ गए हैं कि ये जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे ना किताबों से, वो बिल्कुल बेकार है और वो हमारे और हमारे आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं दे पा रहा। इसलिए उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। उन्होंने रोट लर्निंग से शिफ्ट होकर कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ शिफ्ट कर दिया, कॉम्पिटेंसीज की तरफ शिफ्ट कर दिया, वैल्यूज, एथिक्स, हमारे रूट्स कहाँ हैं, हमारे संस्कार क्या हैं। जो सबसे सुंदर बात है जो उन्होंने करी है कि बहुत आने वाले 1-2 वर्षों के अंदर वो एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड जो है वो 360 डिग्री करने वाले हैं। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड को अगर हम अपने पुराने विचारों से जोड़ें तो हम कहते थे कि पहले अगर एक बच्चा बड़ा होता था तो उसके बड़ा होने में पूरे गांव इन्वॉल्व होता था। A child was raised by the whole village। कि एक बच्चे ने खुद क्या लिया या खुद क्या किया, ये सिर्फ उसकी या उसके माँ बाप की या उसके क्लोज नेटिव्स की जरूरत प्रॉब्लम नहीं होती थी, बल्कि उसके आड़ोसी पड़ोसी पूरी कम्युनिटी को पता होता था इनके बच्चे ने क्या किया, उसके बच्चे ने क्या किया, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट आज हम 2020 में, जब हम 21st सेंचुरी का सेकेंड डिकेड खत्म करने जा रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर हम तीसरे डिकेड को शुरू कर देंगे, राइट।
मुझे खुशी है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम को समझ आ गया कि डिग्रीज लेने से, मार्क्स लेने से, अच्छी अच्छी पढ़ाई कर लेने से कुछ भी हासिल नहीं होगा जब तक हम इनसाइड देखकर ये नहीं समझेंगे कि मनुष्य के जीवन का असली मीनिंग क्या है, और वो शायद परोपकार है। सो डॉक्टर चीनू जी, मैं आपके आगे और ज्यादा तो बोलती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे सुनना बहुत पसंद है जब आप बोलते हैं और सुंदर सुंदर कहानियों से। सो मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार और हेमा फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक इतना अच्छा कार्य करने के लिए और मुझे आज इस शाम का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके मार्गदर्शन के लिए। और अब हम चलते हैं सीधे समापन की ओर और मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा फाउंडेशन की प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे आज के वेबिनार में पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का और सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करें। नमस्कार। परोपकार टू गिव इज टू लिव की परिचर्चा में आप सबके सहभाग और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी और आज की वक्ता डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी ने परोपकार के सैद्धांतिक मूल्यों को हमें समझाया। वसुदैव कुटुंब की संस्कृति देने वाला हमारा यह देश यदि परोपकार के क्रमांक में 82 नंबर पे आता है 128 में से, तो निश्चित ही शिक्षा जगत में हमें बच्चों को परोपकार की इन भावनाओं को जगाने की तीव्र आवश्यकता है। हेम वर्चू में प्रकृति प्रेम, स्वच्छता, परोपकार तथा आने वाले इनर हार्मनी ऐसे जीवन मूल्य हैं जिन्हें हम हर विद्यार्थी को गतिविधियों के माध्यम से ये ढंग से पहुंचाए, यही मेरा विनम्र निवेदन आप सभी से है। आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर आरती बख्शी जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर शालिनी मेहरोत्रा जी ने बहुत ही अत्यंत प्रेरणादायी उद्बोधन और मार्गदर्शन दिया। उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों विद्यार्थी ऋषिका और भाग्यश्री ने बहुत अच्छे अपने अनुभव साझा किए और मुझे विश्वास है आप दोनों के माध्यम से अनेक विद्यार्थियों को हेम वर्चू के लिए प्रेरणा मिलेगी। आप सभी गणमान्यों का, अतिथियों का गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। पुनः धन्यवाद। पुनश्च आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार एवं सभी को मेरा प्रणाम। 9 जीवन मूल्यों को उद्देश्य बनाकर आरंभ की गई इस महायात्रा के अष्टम पुष्प की द्वितीय कड़ी का विषय है बेसिक ऑफ बेनेवोलेंस, जिसको आप सभी के समक्ष नव वर्ष में लेकर आएंगे हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर, जाने माने शिक्षाविद एवं शोधकर्ता डॉक्टर नागपाल सिंह। अगले बुधवार 6 जनवरी समय ठीक 5 बजे से। और अब हम आज्ञा लेते हैं इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी का अपेक्षित सहयोग हमें इसी प्रकार निरंतर मिलता रहेगा। नववर्ष 2021 की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे एवं सदैव सदैव मस्त रहे। शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।